नमस्कार साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान को जाना था। आज की कक्षा में हम होम रूल लीग आंदोलन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम गांधी जी के द्वारा किए गए चंपारण सत्याग्रह, इसके अलावा अहमदाबाद सत्याग्रह एवं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में भी जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पे जो है चंपारण सत्याग्रह का चित्र भी देख पा रहे हैं। आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को महात्मा गांधी के जो है आगमन से पूर्व सांप्रदायिकता का भारत में उद्भव हो चुका था, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग परीक्षा से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो 1906 है और 30 दिसंबर 1906 आपको डेट भी याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह ढाका में हुई थी। उस समय बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। आज ये बांग्लादेश की राजधानी है, आप सभी जानते हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो संस्थापक कौन था? तो नवाब सलीमुल्लाह या फिर नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, दोनों एक ही नाम है। तो आपके ऑप्शन में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह हो सकता है या नवाब सलीमुल्लाह हो सकता है। इसके अलावा जो अन्य संस्थापक सदस्य थे वो आपके नवाब मोहसिन उल मुल्क और साथ में वकारुल मुल्क भी थे। आगे बढ़ते हैं। अब इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं मुस्लिम लीग से संबंधित। तो अक्टूबर 1906 में जो है आगा खान के नेतृत्व में, आपको ध्यान रखना है कि किसके नेतृत्व में? तो आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था, जिसको शिमला प्रतिनिधि मंडल बोला गया, शिमला डेलीगेशन। तो उसने जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो, जो कि 1905 से 1910 के बीच में भारत के वायसराय थे, तो उनसे जो है मुलाकात किया था इस शिमला प्रतिनिधि मंडल ने। और इन्होंने मांग किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू किया जाए। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम भी बोलते हैं। और पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब यह होता है कि जो मुस्लिम्स हैं, तो जो भारत के मुसलमान होंगे वो केवल मुस्लिम नेताओं का ही चुनाव करेंगे। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो जो है केवल ही जो है अपने मुसलमान नेताओं का वो चुनाव करेंगे। तो इस वजह से यह जो है बांट करो और राज करो की नीति के तहत इसको आजमाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। फिर लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा रखने की शिक्षा दी थी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखने का प्रयास किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये समझना है कि बंगाल विभाजन, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा था, तो बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश सरकार का जो बांट करो और राजो करो की नीति जो है, बांट करो और राज करो की नीति के तहत आजमाया गया एक हथकंडा था, और जिसको आगे चल के ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को सहयोग देकर, मुस्लिम लीग की स्थापना में सहयोग देकर अपनी जो बांट करो राज करो की नीति है उसको और मजबूत किया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है समय समय पे आगे चलकर आघात भी पहुंचा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको जो है यह ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है वह बांट करो और राज करो की नीति जो है अंग्रेज़ों की, उसके तहत की गई है। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा था उग्र राष्ट्रवाद के बारे में। तो उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे बाल पाल लाल और अरविंदो घोष, तो इन्होंने बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसके तहत, उसके अंतर्गत भारतीयों में काफ़ी राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ था। साथ में जो है एक जन आंदोलन इन लोगों ने खड़ा किया था। उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने जन आंदोलन खड़ा किया था और उसके इनका दमन करने के बाद फिर क्रांतिकारी गतिविधियां भी चरम पे थी। तो इस वजह से जो है ब्रिटिश सरकार ने अपना जो है बांट करो और राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग की स्थापना को बल दिया था। और उसी के अंतर्गत जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को देखते हैं, और इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि उस समय जो भारत सचिव थे उनका नाम था जॉन मार्ले और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इस वजह से जो भारत परिषद अधिनियम था उसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। तो जो पहला नाम है वो सचिव के नाम से और दूसरा नाम वायसराय के नाम से।
और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दी गई थी। यानी सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की जो व्यवस्था है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था है, वह मुसलमानों के लिए लागू कर दी गई। तो प्रश्न पूछता है कि कब लागू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 अर्थात मार्ले मिंटो सुधार 1909। और यह जो पद्धति थी ये आगे चलकर राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान जो है दो देशों में बट भी गया। फिर है लॉर्ड मिंटो का आपको ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन था, लॉर्ड मिंटो। क्योंकि लॉर्ड मिंटो के गवर्नर जनरलशिप में या वायसराय रहते हुए जो है सांप्रदायिक निर्वाचन को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था मुसलमानों के लिए। तो इस वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। फिर एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था भी इस कानून के तहत लाई गई थी। तो आपको प्रश्न पूछता है कि पहले भारतीय सदस्य कौन थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए थे, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये 1909 से 1910 के बीच में पहले भारतीय सदस्य थे। फिर है 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होंगे। तो परीक्षा में पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है, तो उस समय जो भारत राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले, तो लॉर्ड मार्ले ने जो है यह स्टेटमेंट दिया था कि 1909 के सुधारों द्वारा हम पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि मार्ले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने। तो आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब होम रूल लीग आंदोलन पे आते हैं। और चूँकि गांधी जी के आगमन से पूर्व, गांधी जी के जो है आंदोलन में भाग लेने से पहले, जो कि चंपारण सत्याग्रह जो सबसे पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, तो उससे पहले होम रूल लीग आंदोलन घटा है। तो इसलिए होम रूल लीग आंदोलन के बारे में जानना जरूरी है। तो होम रूल लीग आंदोलन से दो नेता जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और इसके बारे में आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य वो यह ध्यान रखना कि ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो विचार आया था वो तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टिस्टा जिनको काका बैप्टिस्टा के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा मोहम्मद अली जो कि इनके भाई के साथ में इनको संयुक्त रूप से अली बंधु भी कहा जाता था, आदि नेताओं ने विचार किया था कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग की जाए और उसके लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन की जो है आवश्यकता उन लोगों लग रही थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत जो है होम रूल की डिमांड करने के लिए राष्ट्रीय गठबंधन या एक संगठन बनाने की योजना थी जिसको ऑल इंडिया होम रूल लीग कहा गया। और आपसे प्रश्न पूछता है कि किस पे जो है आधारित था, तो ये आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर आधारित था ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो आपको यह ध्यान रखना कि आयरिश होम रूल लीग जो कि आयरलैंड में फेमस था, तो उसी पर आधारित था ऑल इंडिया होम रूल लीग। और अंत में यह फैसला किया गया कि दो होम रूल लीग की स्थापना की जाएगी, एक तिलक के नेतृत्व में और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में। और आपको यहाँ एक संबंधित फैक्ट भी ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था कि 1908 में जो है तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा था और उनको 6 साल की सज़ा हुई थी। तो 1914 में, जून 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए थे और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वह पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे। तो इस वजह से उन्होंने जो है होम रूल लीग का विचार उनके मन में आया और होम रूल लीग के माध्यम से वो ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए स्वराज की मांग करना चाह रहे थे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो तिलक की होम रूल लीग है उसकी स्थापना पहले हुई है अप्रैल 1916 में और इसका जो मुख्यालय था वो था पूना में। साथ में एनी बेसेंट की होम रूल लीग का आपको ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1916 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मद्रास में। अब तिलक की होम रूल लीग के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो तिलक की जो होम रूल लीग थी वो अप्रैल 1916 में स्थापना हुई थी और पहली जो होम रूल की मीटिंग हुई थी वो बेलगाम कर्नाटक में हुई थी और बेलगाम में ही जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो आपको ध्यान रखना कि लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बेलगाम कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना की थी तिलक ने। और उसके बाद उसका जो मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो मुख्यालय पूना बनाया गया था। इसके अलावा इसकी जो शाखाएँ थी वो महाराष्ट्र में बॉम्बे सिटी, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र में थी। और
आपको ध्यान रखना कि कितने शाखाओं में संगठित था तिलक का होम रूल लीग, तो यह 6 शाखाओं में संगठित था। फिर आते हैं मुख्य लक्ष्य क्या था इनका। तिलक के होम रूल लीग का मुख्य लक्ष्य था क्या था, तो स्वराज्य की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना, शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। और आपको प्रश्न पूछा गया है लीग के अध्यक्ष कौन थे, तिलक के लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा जो है तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। और जोसेफ बैप्टिस्टा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इनको काका बैप्टिस्टा के नाम से जाना जाता था, और ये तिलक के बहुत ही पुराने सहयोगी थे और बड़े ही विश्वासी थे। साथ में आपको ध्यान रखना कि तिलक के लीग के सचिव कौन थे, तो एनसी केलकर। आगे बढ़ते हैं, एनी बेसेंट की होम रूल लीग पे आते हैं। तो सितंबर 1916 में मद्रास में स्थापना हुई थी और जिसको चेन्नई के नाम से अब जाना जाता है, और लगभग पूरे भारत में 200 शाखाएं स्थापित की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि तिलक के होम रूल लीग की 6 शाखाएं थी और एनी बेसेंट की होम रूल लीग की 200 शाखाएं थी। तो इनका जो था ये पूरे भारत में विस्तार था। इसके अलावा मुख्यालय कहाँ पे था, तो मद्रास में। लीग का संगठन सचिव कौन था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो एनी बेसेंट के होम रूल लीग का सचिव संगठन कौन था, तो जॉर्ज अरुंडेल। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेसेंट की लीग का जो संगठन था वो तिलक की होम रूल लीग की तुलना में कमज़ोर था। कारण भी था कि तिलक के जो होम रूल लीग था उसमें 6 शाखाएँ थी, यहाँ पे 200 शाखाएँ और पूरे भारत में फैली हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करना, उसका संगठन करना मुकाबले बहुत ही कठिन था। फिर एनी बेसेंट ने 1915 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक जो है पत्र के प्रकाशन प्रारंभ किए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। ये इनकी पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा यंग इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था, तो गांधी जी से संबंधित है वो, और न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से संबंधित पत्र हैं। फिर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं गांधी जी 1915 में, जनवरी 1915 में। और आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि गांधी जी ने लगभग 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया था। पूरे भारत को उन्होंने जाना और भारत की गरीबी को देखते हुए उन्होंने विचार किया कि वो जो उनका एक आप पोशाक देखते हैं आज के डेट में गांधी जी का, तो उन्होंने उस पोशाक को धारण किया कि जो एक गरीब आदमी धारण करता है वही मैं भी धारण करूँगा। तो आप यहाँ पे गांधी जी का जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने का जहाँ तक है, तो आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि गांधी जी ने जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था वो कलकत्ता का 1901 का अधिवेशन था। तो 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गांधी जी ने सबसे पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया था। और वहाँ पे उन्होंने जो तिलक, फिरोज शाह मेहता जैसे जो सीनियर लीडर्स थे उनसे मुलाकात भी किया था। और उसके बाद फिर जो है, चूँकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए थे, फिर लौटे हैं 1915 में जनवरी में। अब 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है, तो यहाँ पे जो है गांधी जी ने कांग्रेस का या लखनऊ अधिवेशन अटेंड किया था, इसमें भाग लिया था। और आपको ध्यान रखना कि अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन के, तो इसलिए भी कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है कि गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, जो कि उदारवादी नेता थे। और आपको इसके अलावा भी ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के साथ में जो पहली उनकी मुलाकात हुई थी, तो इसी लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और लखनऊ अधिवेशन से संबंधित जो पॉइंट है कि चंपारण के जो नील किसानों का मुद्दा था 3 कठिया पद्धति का, वो 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार प्रकाश में आया था। यानी कांग्रेस के संज्ञान में आया था कि चंपारण के नील किसानों के साथ में ज्यादती हो रही है। और उससे संबंधित फिर राजकुमार शुक्ला जो स्थानीय नेता आए हुए थे, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात किया था और गांधी जी को जो है मनाया था और साथ में उनसे अनुरोध किया था, न्योता दिया था कि वो चंपारण, गांधी जी को उन्होंने चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, जो प्रश्न बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। फिर है अतिवादियों जिनको हम उग्र राष्ट्रवादियों के नाम से भी जानते हैं, जो कि तिलक के नेतृत्व में थे। इनका जो कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच में जो सूरत फूट हुआ था, तो सूरत फूट हमने पढ़ा था 1907 में हुआ था। और इसके बाद फिर जो है देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो एक लड़ाई चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो संघर्ष चल रहा था, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, चूँकि उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में हमने जाना था कि इनका जनाधार बहुत ही ज़बरदस्त था, साथ में इन्होंने जन आंदोलन खड़ा कर दिया था।
अब ये ही जब कांग्रेस में नहीं रह गए तो कांग्रेस फिर से जो है, जो जनता थी, जो लोग थे, उनसे काफ़ी दूर हो गई थी। और यही बात गांधी जी ने जब वो आए थे तो उन्होंने इस बात को उठाया भी था कि हम लोग कांग्रेस के मीटिंग्स करते हैं लेकिन जनता की जो इसमें भागीदारी है वो बहुत कम है। तो वो फिर से जो है स्टार्ट हुआ जब उग्र राष्ट्रवादी फिर से कांग्रेस में प्रवेश हुआ इन लोगों का। और आपको ध्यान रखना है कि उदारवादियों तथा उग्र राष्ट्रवादियों के बीच में जो सुलह कराया था, इसमें तिलक और एनी बेसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो तिलक और बेसेंट के योगदान से जो है उदारवादी और अतिवादियों में एकता आई और जो है अतिवादियों का फिर से कांग्रेस में प्रवेश हुआ। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उदारवादियों की बातों का समर्थन करते हुए, साथ में उदारवादियों का सम्मान करते हुए तिलक ने घोषित किया था, डिक्लेयर किया था कि भारत में प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, यानी जो है संवैधानिक तरीके से वो प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं और ना कि पूरी ब्रिटिश सरकार के हटाए जाने के। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ब्रिटिश सरकार को हटाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जब बंगाल विभाजन हुआ था और उसके विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन आया था, तब तिलक ने जो है उग्र राष्ट्रवादी नेता का जो है कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, उग्र राष्ट्रवादी कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए इनका जो स्वराज का डिमांड था, स्वराज का डिमांड यही था कि ब्रिटिश सरकार जब तक नहीं जाएगी भारत से तब तक हमें स्वराज कैसे मिलेगा। और वहीं उदारवादी कांग्रेस कह रही थी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन हमको स्वराज चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर किया कि हम पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के पक्ष में नहीं हैं, यानी उन्होंने भी जो है उनके अंदर भी उदारवाद आ गया कह सकते हैं, और उन्होंने हिंसात्मक तरीकों को न अपनाए जाने की भी वकालत की थी। तो इस वजह से जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस में समझौता हो गया और 1907 की फूट के बाद जो है उससे सबक लेते हुए नेताओं ने एकता के साथ में काम करना प्रारंभ किया। इसके अलावा जो लखनऊ अधिवेशन में महत्वपूर्ण घटना घटी थी वह थी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लखनऊ समझौता के भी नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत लखनऊ समझौते के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी उसकी मांग को स्वीकार कर लिया था, और ये आगे चल के काफ़ी ज़्यादा समस्या भी बना कांग्रेस के लिए। तो आपको ध्यान रखना कि कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी जो उनको 1909 के कानून से मिल रही थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने। फिर 1917 का कांग्रेस अधिवेशन ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था, और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ यह है कि एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी कांग्रेस के इतिहास में 1885 के बाद से 1917 तक में जो है 1917 में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उसके अलावा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष पहली बार बनी थी तो वो कौन थी। चूँकि यहाँ पे जो एनी बेसेंट है ये विदेशी थी, यानी आयरलैंड की थी रहने वाली, ये भारतीय नहीं थी। तो आपको बताना कि भारतीय महिला कौन थी जो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनी थी, और साथ में किस स्थान पे वो अधिवेशन हुआ था। आपको कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह पे आते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1917 में घटित हुआ था और यह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया हुआ। और इसकी जो पहले हम पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह की नौबत क्यों आई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि चंपारण किसानों का मुद्दा जो है हमने देख लिया कि 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में आया था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है कि किसकी सलाह पे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर ब्रज किशोर प्रसाद के साथ में राजकुमार शुक्ला जो कि चंपारण के स्थानीय नेता थे, तो इन्होंने जो है लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात किया था और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि किसकी सलाह पर राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलने गए थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर। और किसके साथ में गए थे, तो ब्रज किशोर प्रसाद के साथ में गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो चंपारण नील किसान थे उनकी जो समस्या क्या थी, तो उनकी समस्या थी 3 कठिया पद्धति। आइए हम लोग जानते हैं कि 3 कठिया पद्धति क्या होती है। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था। तो यहाँ पे अंग्रेजों के साथ में जो गोरे थे, कह सकते हैं जो गोरे बागान मालिक थे, जिसमें यूरोपियन कह सकते हैं, सभी प्रकार के थे, तो उन्होंने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगर वो खेती नहीं करते थे तो उसके बदले उनको जो है कंपनसेशन देना पड़ता था,
गोरे जो है बागान मालिकों को। तो इस वजह से जो है आगे चलकर जो 3 कठिया पद्धति थी, जिसके अंतर्गत 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था, तो ये चंपारण नील किसानों के गले का जंजाल बन गया। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनके साथ में ये बहुत बड़ा भेदभाव भी था। अब आते हैं गांधी जी का चंपारण आगमन। गांधी जी जो है राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, मझारुलक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी, अब्दुल बारी, इतने सारे लोग थे और इनके सहयोग के साथ में जो इन्होंने मामले की जांच करने के लिए चंपारण पहुंचे थे। तो आपको प्रश्न पूछा गया था गांधी जी किसके किसके साथ में, गांधी जी के साथ में कौन कौन था जब वो चंपारण आए थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनके भाई बृजकिशोर प्रसाद जी थे, मझारुलक थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिख थे, जेबी कृपलानी एवं अब्दुल बारी। फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को अधिकारियों ने तुरंत, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो गांधी जी को अंग्रेज अधिकारियों ने बोला कि आप चंपारण से तुरंत वापस चले जाइए और उनको एक ऑर्डर पास कर दिया कि आपको यहाँ नहीं रुकना है, आप यहाँ नहीं रुक सकते। और सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का मार्ग चुना गया, जिससे सरकार विवश हो गई। और उसके बाद चूँकि जो यहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे उनको अंदाज़ा नहीं था कि महात्मा गांधी कौन है, और उनको जो है ये भी अंदाज़ा नहीं था कि सत्याग्रह की जीत उनकी जो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। तो इस वजह से उनको लगा कि कोई सामान्य मनुष्य आया है, तो इस वजह से जो है फिर धीरे धीरे सरकार भी जो है विवश हो गई और फिर अंत में उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया गया। अर्थात यहाँ पे गांधी जी की पहली बार विजय हुई अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध कि जो उन्होंने अधिकार पास किया था उनको उन्होंने अपना बहुत ही अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने सिंपली बोल दिया कि मैं जो है सविनय के साथ में यानी रिस्पेक्ट के साथ में जो आपने आदेश दिया मैं इसको नहीं मानूंगा और आपको जो करना आप कर सकते हैं। और फाइनली जो है स्थानीय प्रशासन ने उनको गांव में दौरा करने का या जाने का छूट दिया। फिर सरकार द्वारा चंपारण मामले में फिर गांधी जी ने अध्ययन किया मामले का। उसके बाद फिर सरकार द्वारा चंपारण मामले में चंपारण इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया, जिसके गांधी जी भी सदस्य थे। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि जो है चंपारण इंक्वायरी मामले में जो है चंपारण इंक्वायरी कमेटी जो बैठाई गई थी उसमें कौन कौन सदस्य है। तो आपको ध्यान रखना कि जो भारतीय नेताओं में सदस्य थे वो एकमात्र सदस्य थे गांधी जी, और ये 1917 में गठित किया गया था। आइए जानते हैं चंपारण इंक्वायरी कमेटी के बारे में। तो यह 13 जून 1917 को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष पूछ सकता है परीक्षा में, तो FG सलाई, आपको ध्यान रखना है FG सलाई। तो FG सलाई चंपारण इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो अन्य सदस्य थे LC अडामी, हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और गांधी जी। तो आपको ध्यान रखना कि गांधी जी एकमात्र भारतीय नेता थे जो इसका भाग थे। फिर गांधी जी के प्रयास से गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा के जो है जो कमेटी थी उसको पूरे तरीके से जो है कन्विंस कर लिया कि जो 3 खटिया पद्धति है उसमें काफ़ी त्रुटि है और इसको ख़त्म होना चाहिए। फिर फाइनली कमेटी ने जो है 4 अक्टूबर 1917 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें 3 खटिया पद्धति को समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि गांधी जी ने है यहाँ पे दूसरी विजय प्राप्त की है कि 3 कठिया पद्धति को समाप्त करवा दिया है। फिर है एक और समझौते के तहत तीसरी विजय, एक और समझौते के तहत गोरे बागान मालिक जो अवैध वसूली का यानी उन्होंने जितना भी पैसा अवैध वसूली किया था, जब किसान 3/20 भाग में नील की खेती नहीं कर पाया था तब उन्होंने जो अवैध वसूली की थी उसका 25% जो हिस्सा था वो किसानों को लौटाने पर राजी हो गए थे। तो ये तीसरी विजय थी। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में चंपारण सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम संघर्ष सफलतापूर्वक जीत लिया था। तो आशा करते हैं कि आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा हम लोग जब आगे की कक्षाओं में देखेंगे तो वहाँ पे हम BPSC स्पेशल की जो क्लासेस लाएंगे तो वहाँ पे BPSC ट्री में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको भी वहाँ पे देखेंगे। और बाकी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे बता दी हैं, 2-4 चीज़ें रह गई हैं तो आगे की कक्षाओं में कवर हो जाएगा। फिर है अहमदाबाद मिल हड़ताल, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये गांधी जी से संबंधित ये प्रथम भूख हड़ताल है और ये 1918 में हुआ था, मार्च 1918 में। और इसका मुद्दा क्या था? तो इसका मुद्दा क्या था? मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद। तो प्लेग बोनस का यहाँ पे मामला था मिल मालिक और अहमदाबाद मिल मालिक और मजदूरों में। तो यहाँ पे गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा था और मिल मालिक केवल 20% देने के लिए राजी थे, तो इसलिए यहाँ पे मामला अटका हुआ था। गांधी जी ने 50 की बजाय 35% का डिमांड किया
और फिर गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल भी किया था। तो ये पहला भूख हड़ताल था और इसमें अनुसुईया बेन थी जिन्होंने सक्रिय सहयोग किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि किसने जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल के भूख हड़ताल के समय जो है गांधी जी की मदद की थी, तो अनुसुईया बेन ने। फिर है मिल मालिक समझौता करने को राजी हो गए थे और फिर सारा मामला एक अधिकरण को गया, ट्रिब्यूनल को गया और ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में अपना निर्णय दिया था और मिल मालिकों को 35% बोनस का भुगतान करने का फैसला सुनाया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद मिल हड़ताल केस में भी जो है गांधी जी विजयी होते हैं। फिर है खेड़ा सत्याग्रह 1918, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम असहयोग आंदोलन था गांधी जी के द्वारा, ये गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और आपको इसकी पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 की पृष्ठभूमि क्या थी? तो 1918 में भीषण अकाल पड़ा था और उसके कारण गुजरात का जो खेड़ा जिला था वहाँ पे पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई थी। किंतु सरकार ने राजस्व संहिता के नियमों के विपरीत, तो राजस्व संहिता में साफ साफ लिखा था कि जब भी जो उत्पादन होगा, फसल का उत्पादन होगा, कुल उत्पादन का 1/4 से कम होगा, तब जो है सरकार को किसानों को राजस्व माफ़ करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यहाँ पे राजस्व माफ़ी नहीं दी और जिसके वजह से मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया। फिर महात्मा गांधी ने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी, उनको जो है प्रेरणा दी और मोटिवेट किया। साथ में वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और तथा अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांव का दौरा प्रारंभ किया। तो आपको वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक का नाम ध्यान रखना है, पूछ सकता है प्रश्न। इन्होंने गांधी जी के सहयोग दिया था। साथ में सरकार ने लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लिया और फिर कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई तथा उनके मवेशियों को जब्त कर लिया गया। फिर अंत में सरकार ने देखा कि जब मामला बिगड़ता ही जा रहा तो उन्होंने किसानों के साथ में समझौता किया और उन्होंने जो है सरकार ने 1 वर्ष के लिए जो लगान था उसको माफ़ कर दिया और आगामी वर्षों में करों की दर में कमी भी की और तथा किसानों की जो जब्त संपत्ति थी उसको लौटा दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधे सीधे ब्रिटिश शासन से दूसरी बार गांधी जी विजयी हो रहे हैं। पहली बार 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था वहाँ पे गांधी जी विजयी हुए 1917 में। उसके बाद फिर यहाँ पे वो किसानों के नेता बन के उभरे, किसानों के नेता बन के गांधी जी उभरे। उसके बाद फिर अहमदाबाद वाले केस में 1918 में अहमदाबाद गुजरात वाले केस में वो मज़दूरों के नेता बन के उभरे, मज़दूरों के नेता बन के उभरे। और वापस से फिर जब 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ तो फिर से किसानों के नेता बन के उभरे।